नमस्कार आप सभी लोगों का। आपके ऑनलाइन वॉरियर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। संविधान में इसको कहा गया है मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। आज हम इसके पहले भाग में बात करेंगे इन कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसके बारे में आप भले ही जानते हैं। उन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे जो हमारे लिए और आपके लिए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे जो सहपाठी हैं सचिन, जिन्होंने इस पूरे स्लाइड को बनाया है, प्रेजेंट किया है, ग्राफिकल दिया है, अपने शब्दों को वर्णन किया है। इसमें मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए, संविधान के तीसरे भाग के अंदर हम जब चर्चा करते हैं तो वहां पर एक शब्द हमारा आता है, उसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। जी हाँ, ये अधिकार होता क्या है? ये अधिकार मेरा भी है, ये अधिकार आपका भी है। मतलब समाज के हर वर्ग का, समाज के हर वर्ग का जो भारत का नागरिक है, उन सभी लोगों के लिए एक अधिकार दिए गए हैं, जिसको हम दर्शाएंगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर। संविधान के अनुच्छेद की जब हम बात करते हैं तो उसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक उन तमाम चीजों में दर्शाया गया है किस तरीके से हमने अपने संविधान के बारे में बातचीत की है। अब हम चाहेंगे कि संविधान में इसको कहां से लाया गया, कहां से इस कॉन्सेप्ट को डिराइव किया गया और क्या क्या चीजें इसमें लगी और उसके पीछे क्या क्या लिमिटेशन है, बात करते हैं। इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ध्यान से सुनेगा। इसको कहा जाता है कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया एक पार्ट है। इसको हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से कहा गया। अमेरिका से हमने और भी चीजें ली हैं। राष्ट्रपति की बात करें, वहां का चुनाव की बात करें, और भी कई सारी चीजें ली हमने। लेकिन संविधान वहां से जो हमने मौलिक अधिकार, वो लगभग 7 मौलिक अधिकार लिए थे। अमेरिका में इसको कहा जाता है बिल ऑफ राइट। समझिएगा बात को, अमेरिका में इसको हम क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट के नाम से बोलते हैं। इस चीज शब्द को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बिल ऑफ राइट के नाम से इसको यहां पर कहा गया है। दूसरी बात, बाद में हुआ क्या? कुछ लोगों ने, जब हम बात करते हैं संविधान के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। मतलब जैसे हम बात करते हैं तो 7 हमारे मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिसमें एक अधिकार को हटा दिया, सिर्फ 6 अधिकार ही हमारे बचे। राइट टू प्रॉपर्टी को हमने यहां से खत्म कर दिया। ये खत्म कब किया गया? तो संविधान के लिए इसके बिल पारित किया गया, 44 संशोधन बिल जो संसद में लाया गया 1978 के अंदर, जिसके अंतर्गत इस राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति का जो अधिकार है, उसको हटाया गया। इसके पीछे कई सारे रोड़े थे, जिसके बेसिस पर इसको हटाया गया। बाद में क्या हुआ कि इसी को आर्टिकल 300A, समझिएगा, आर्टिकल 300A के अंदर इसको दोबारा इंक्लूड किया गया हमारे संविधान के अंदर। शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ये है क्या? ये एक तरीके से मुझे और आपको जीने के लिए एक सेफ्टी और सिक्योरिटी प्लान करता है। मेरे लिए जितने अधिकार मेरे लिए हैं, उतने ही अधिकार आपके लिए। समाज में किसी को स्पेशल दर्जा नहीं दिया गया। याद रखिएगा, संविधान में कहीं भी मौलिक अधिकारों में किसी को ये नहीं कहा गया है कि अगर कोई अमीर है तो उसके लिए सजा कम होगी, कोई गरीब है उसके लिए सजा ज्यादा होगी। ना कोई रंग है, ना कोई भेद है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है। सबके लिए बराबर से चीजों को सोचा गया और उसको बनाया गया है। आगे जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा था कि 30 हिस्से में बात की गई है और इसमें सभी को बराबरी का हक दिया गया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि जस्टिस के लिए आप 32 आर्टिकल के अंदर जा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो कभी भी आप ये मत समझेगा कि जो है वो वैसे ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, ऐसा नहीं है।
संविधान में समय के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं, चीजों के मांग, समय की मांग के ऊपर उनको बदलना पड़ता है, और ये सरकार ही तय करती है, संसद तय करती है, भारत की संसद तय करती है कि किसको रखना है, किसको हटाना है। ये समय के अनुरूप चलता रहा है। इसमें यह भी कहा गया कि हर सरकार का अपना हक है, एक दायरा है, उसके बाहर नहीं है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, सबका एक हक दे रखा है। इसी के साथ साथ एक बात और कहा गई, वो ये कहा गई है कि मान लीजिए कि अगर देश में आपातकाल लग गई, सुना तो बहुत होगा कि जब देश में आपातकाल लगती है तो आपके जो मौलिक अधिकार है उनको हटा दिया जाता है या उनका हनन कर दिया जाता है। लेकिन दो एक ऐसे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दो एक ऐसे आर्टिकल है जिनको ये कहा गया है कि ये जो हमारे अनुच्छेद हैं, इसके लिए अधिकार नागरिकों को दिया जाएगा। ये क्या होते हैं इसके बारे में आपसे मैं बाद में बात करूंगा। समय समय पर मैंने कहा था कि भारतीय संसद इसको बदल सकती है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो उसको यहाँ पर बदल सकती है। आगे अब ये जो चार्ट दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे सामने हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, कल्चर एजुकेशन राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। हम बात करेंगे इन सब के बारे में, ये कहते क्या हैं, इन सब के बारे में हम आप सभी से चर्चा करेंगे। आगे आगे कहा गया है, जब हम बात करते हैं तमाम चीजों के बारे में, जब हम बात करते हैं हमारे देश के संविधान के बारे में, जब हम बात करते हैं अनुच्छेदों के बारे में, जब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की बात करते हैं, तो शुरुआत होती है उनकी सभी से आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 कहता क्या है? आर्टिकल 12 कहता है कि देश, जी हां, देश को यहां या फिर ये कहा जाए कि संविधान के अंदर, संसद के अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है कुछ और शब्द नहीं, द स्टेट के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। भारत के संसदीय, भारत के विधानसभा, उन सभी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो द स्टेट के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। कहने मतलब ये है कि जो भी हमारी जितनी भी चीजें हम रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो, उन सभी को जिस टेरिटरी के अंदर वो काम करते हैं उसको द स्टेट के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। समझेगा, स्टेट का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ टर्म लॉ इंक्लूड, अगर कोई भी अध्यादेश, बिल, कानून कुछ ऐसा पास होता है जो संविधान के, या फिर ये कहा जाए संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्बेंस करता है, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। आप अपील कर सकते हैं यहां पर बड़ी अदालतों में, और कहां कर सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 कहता है कि आप यहां पर आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर कोई भी संविधान के मूल ढांचे को यहां पर अगर उसको नुकसान करने की कोशिश होती है किसी भी अध्यादेश से, किसी भी ऑर्डिनेंस से, किसी भी बिल से, तो उसको हटाने के लिए ऐसे कई सारे केसेस रहे। हाल में CAA, आपने सुना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन जो कानून पास किया गया है, उसके खिलाफ भी लोगों ने अपील की है। अब ये काम न्यायालय का है, ये न्यायालय का क्षेत्र के अंदर आता है कि उसको वो किस तरीके से देखता है, ये उसकी धारणा क्या है। तो इन सब के ऊपर हम बात करेंगे कि आर्टिकल 12 जो एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है तमाम कंपनियों को, चाहे वो जो भी टेरिटरी इंडियन टेरिटरी के अंदर है, तो उसको एक शब्द आता है द स्टेट से वो रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। तो जब मैं राइट टू इक्वलिटी बात करता हूं तो इक्वलिटी का मतलब है इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के लिए सब बराबर हैं।
कानून सबको सुरक्षा देने का अधिकार मानता है, ये आर्टिकल 14 कहता है। 15 क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन, भेद, किसी भी तरीके से जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे हम किसी का भेद नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? 16 कहता है इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, वो नियुक्तियां जहां पर सरकार द्वारा नियोजित होती हैं, उन सभी में सभी का एक बराबरी का हक होता है। ये कहता है आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। टचबिलिटी का मतलब ये है जो छुआछूत के लिए लोगों पहले विरोध कर जो होता था, उसको अगर आप करते हैं तो वो भी एक गैर कानूनी में माना जाएगा। इट इज रिनेम एज अ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के अंदर अगर हम छुआछूत को लेके चलेंगे तो उसके लिए ऑफेंस बनाए गए हैं, कड़े नियम बनाए गए हैं, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 18 बोलता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सपेक्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। जी हाँ, टाइटल की जब बात आती है मिलिट्री और एकेडमिक, जैसे कर्नल हो गए ये लगा सकते हैं, आर्मी का एडमिरल हो गए, तो ये लोग लगा सकते हैं। एकेडमिक में डॉक्टर लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा सकता है। पद्म विभूषण, भारत रत्न, ऐसा कोई भी इंसान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सिर्फ कुछ ही लोगों को कहा गया कि अपने नाम के आगे अपने एकेडमिक का रिप्रेजेंट करने के लिए दिया गया है। ये तमाम अधिकार हमारे संविधान ने दिए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 के साथ। जैसे मैंने कहा आर्टिकल 14 समाज के तमाम लोगों के हितों को रक्षा करने का एक अधिकार दिया गया है। उनका अभिरक्षा के लिए बनाया गया एक प्रस्ताव है, जिसमें ना तो कोई धर्म देखा जाता है, ना कोई जात देखी जाती है, सबको समान नागरिक के रूप में यहाँ पर किया गया है। जैसे मैं कहता हूं इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ऑल आर इक्वल। यहाँ पर कानून की नजर में सब एक बराबर हक में हैं, सबके लिए पनिशमेंट बराबर ही होगा, किसी को हम मतभेद नहीं कर सकते हैं, सबके लिए कानून एक ही रहेगा। तो ये जो चीज बताती है इक्वलिटी का मतलब है अमीर गरीब नहीं, जात पात नहीं, धर्म के आधार पे नहीं, सबको बराबर इसका हक दिया जाएगा। वो कहता है मेरा इक्वलिटी बिफोर लॉ के नाम से इसको यहाँ पर कहा गया है। तो जैसे मैंने कहा ये तमाम चीजें जो हैं जिसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं, इसके साथ साथ किन को छूट दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो कहना चाह रहा हूं किन किन लोगों को छूट दी गई है। देश के राष्ट्रपति को, राज्यपाल को। जी हाँ, आर्टिकल 361 कहता है जब तक वो पावर में हैं, वो उनके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं हो सकता और नहीं कोई कोर्ट उन्हें बुला सकती है। संविधान में इन लोगों को छूट दी हुई है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण है कल्याण सिंह। बाबरी मस्जिद का जब डिमोलिशन किया गया तो कल्याण सिंह को यहां पर बुलाया नहीं गया था। शीला दीक्षित, कॉमनवेल्थ गेम घोटाले में शीला दीक्षित उस समय केरला की राज्यपाल थी, तो उनको भी नहीं बुलाया। तो एक तरीके से उनको ये इम्यूनिटी दी जाती है कि उनके लिए कानून में एक्सेप्शन केसेस को रखा गया कि इनको हटा के। दूसरा, संसद के अंदर कोई भी सांसद सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसको भी किसी भी कानून के तहत हम उसको कोर्ट में या फिर उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। संसद की चीज संसद में मौजूद स्पीकर देखेंगे, ये कानून कहता है। इसमें आर्टिकल 105 मैं फिर बताना चाह रहा हूं, आर्टिकल 105 के अंदर लिखा गया है कि सांसद की अगर सांसद नीतियों के खिलाफ है, कुछ भी बोलता है, तो इस संसद तय करेगी कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, ना कि बाहर का पुलिस स्टेशन तैयार करेगा कि उसने या कोई भी एफआईआर दर्ज उसके खिलाफ, ना तो कोई एफआईआर दर्ज हो सकती है, नहीं किसी भी कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। तो ये संसद का मामला संसद में रहता है। इसके साथ साथ
यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के जो डिप्लोमेटिक होते हैं उनको भी हम छूट देते हैं, उनके लिए लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। एम्बेसी, जो भी हमारे दूतावास है, डिप्लोमेटिक पर्सन है, उनके लिए भी केसेस नहीं होंगे यहाँ पर। लेकिन अगर कोई क्राइम करते हैं तो उनका जो क्राइम होगा वो उनके देश में रजिस्टर्ड किया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं जिनको छोड़ के बाकी अन्य लोगों को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। आगे बात करते हैं, सोशल इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक एरिया। मैंने फिर कहना चाहता हूं, सोशल सामाजिक बराबरता जो दिखाया गया है, जिसमें लोगों को बांटा नहीं गया, सभी नागरिकों के लिए बराबर है। जात धर्म उनको किसी को भी बांटा नहीं गया है, ना किसी जाति के आधार पे ना धर्म के आधार पे। मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं, जो आम इंसान कहीं जा सकता है, वो क्या किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको आप कहीं भी रोक टोक नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ पहले क्या होता था, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों के आसपास सड़क पे या फिर ये कहा जाए टैंक कुएं होते थे, बड़े बड़े आपके ये कहा जाए वहां पर जो झीलें होती थी, तो उसमें पहले लोगों के साथ भेद थोड़ा सा उन लोगों को दूर रखा था या डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। लेकिन इसमें ये कहा गया कि हम उनके साथ कोई भी मतभेद नहीं करेंगे, सबका साथ सबका विकास, इस चीज को लेके एक सोशल इक्विटी पे संविधान ने कहा है। यहाँ पे आगे जो चीज दी गई है, जैसे आप कहो कि किन लोगों को छोड़ा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। छोड़ने का मतलब ये है, जब हम बात करते हैं सामाजिक बराबरी की बात करते हैं, तो सामाजिक बराबरी में यह है कि कुछ लोगों को सामाजिक बराबरी स्थान नहीं दिया गया, उन लोगों के साथ हमेशा अलग सा व्यवहार किया जाता गया। या फिर ये कहा जाए, समाज के अंदर जो वर्ग जो है जिसको हमेशा दबाया गया, कुचला गया, उनको आगे लाने के लिए या उनको डिपेंड करने के लिए या फिर उनको इंडिपेंडेंट बनने के लिए सरकार अपनी तरफ से कुछ नीतियां चलाती हैं, जिसमें यह कहा जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए तो महिला बाल विकास मंत्रालय है, या आपने देखा होगा कुछ फॉर्म्स के अंदर महिलाओं से पैसा नहीं लिया जाता, तो उसकी तरीका है ताकि वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत उन सबको आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ साथ एजुकेशन, जो हमारी बैकवर्ड क्लास है, जो सामाजिक तरीके से शिक्षित नहीं है, पीछे हो गए, खासकर एससी और एसटी, तो उनके लिए एक तरीके से ये कहा जाए कि उनको स्पेशल प्रोविजन दिया जाए, उन लोगों के लिए जो सामाजिक दृष्टि के अनुसार पीछे हो गए हैं, जो आगे अपने आप आगे नहीं बढ़ पाए थे, तो उस दृष्टि हिसाब से उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये चीजें बनाई गई है। इसके साथ साथ जब मैं आगे बात करता हूं तो वो है राज्य सरकार, राज्य के अंदर या फिर ये कहा जाए हमारे शैक्षिक स्तर पे लोगों को मिलने वाला आरक्षण कि उन सभी वर्गों के सभी जाति के लोग वहां पर शैक्षिक संस्था में पढ़ सकें। इसी के साथ साथ भारत सरकार ने 2005 में एक बिल संशोधन किया था, 93 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसमें 27% ओबीसी दिया गया। सेंट्रल फंडेड स्कूल, जो यूनिवर्सिटीज जो है सेंट्रल एजुकेशन, आईआईटी, आईआईएम, ये तमाम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सभी में 27% रिजर्वेशन दिया, किसको दिया गया? ओबीसी को यहाँ पर आपका दिया गया। तो उस आधार पे बात करें तो ये कहानी थोड़ी अलग बताती है। आगे, इक्वलिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बराबरी का हक, संविधान में सभी लोगों को बराबरी का हक दिया गया है आपके नियुक्ति के लिए, मतलब सभी का बराबर का हक है किसी भी सरकारी नियुक्ति में, वहां पर अपने आप को दर्शाने के लिए बराबर का हक दिया गया है। लेकिन क्योंकि समाज में लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया गया था, तो उसको रोकने के लिए राज्य सरकार या फिर ये कह सकते हैं कुछ सरकार, खासकर से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन लोगों को खासकर से
फोकस रहता है कि उन लोगों पे ध्यान दिया जाए। जैसे कहीं कहीं पर हर राज्य में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए कुछ सीटों को रिजर्व किया था, आरक्षण दिया जाता है उन लोगों, ताकि उन वहां से लोग अपने बढ़ सकें। ध्यान से सुनिएगा। उसके साथ साथ ऑफिस इन द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में बी कैप्ट रिजर्व फॉर द फॉलोअर ऑफ रिलीजन कंसर्न। अब मैं बात करता हूं मदरसे के लिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा मदरसा, तो मदरसा के लिए हम किसे हायर करेंगे? तो मदरसा के लिए हायर कौन होगा? तो हायर होगा आपके लिए मौलवी, या फिर कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म से अपॉइंट होने वाला। तो उन सब के लिए, जैसे जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उन सब के लिए हम वहां पर अपॉइंट करते हैं। ऐसे ही आर्मी में भी होता है। ऐसे आर्मी में पंडित हायर किए जाते हैं या फिर कुछ भी हायर किए जाते हैं, तो उसमें से पर्टिकुलर उन्हीं जाति के या उन्हीं धर्म के लोगों को हायर किया जाता है। इसके साथ साथ राज्य चाहे तो वो कुछ चीजें आरक्षण कर सकता है अपने क्षेत्र में आने वाले शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए वो आरक्षण कर सकता है। ये राज्य का अधिकार है। इसके साथ साथ आर्टिकल 16 में ये भी कहा गया है कि हम अपने राज्य के लोगों को ही हम यहाँ पर नौकरी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कल को दिल्ली कहता है कि तो दिल्ली के नागरिकों को ही हम रोजगार देंगे, ऐसा होगा नहीं। राजस्थान कह सकता है, उत्तर प्रदेश कह सकता है। तो ये भी एक राइट दिया गया है राज्य सरकारों को कि वो स्टेट एम्प्लॉयमेंट की बात हम करते हैं। इसके साथ साथ संविधान में यह भी कहा गया कि आपका जो कोटा रहेगा वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कुछ चीजों को छोड़ के, मतलब अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो उसके अंतर्गत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में, ये ईयर वर्ड नहीं है, यहाँ पर वर्ड आपका आएगा सिचुएशन। सिचुएशन यहाँ पे शब्द आएगा आपका। तो यहाँ पे जो शब्द क्या है, सिचुएशन जो है, ये आपका शब्द आएगा कि उस आधार से अभी हाल में सुना होगा कि आप भारत सरकार ने 10% का आरक्षण किसको दिया है? जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग हैं, तो उन लोगों को दिया गया है। तो इस आधार पर उन लोगों को यहाँ पर दिया गया है। चलिए चर्चा करते हैं, आगे बात करते हैं। ओके, 27% कोटा। बात करना चाहता हूं एक ऐसे कमीशन के बारे में जिसके लिए बहुत कुछ हुआ। छात्रों ने अपने आंख जलाई, छात्रों ने एक छात्र आंदोलन हुआ था। मैं बात करना चाहता हूं मंडल कमीशन। जी हाँ, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के बारे में अगर आपसे बात करूं, ये खासकर से रखा गया था सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप, पिछड़ा वर्ग है, उन लोगों के लिए ये कमीशन बनाया गया था 1979 में। उस समय के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। जनता पार्टी सरकार थी, बना दिया, लेकिन लागू नहीं कर पाए थे। इस कमीशन के मुख्य कौन थे? तो मुख्य थे आपके बीपी मंडल। बीपी मंडल जो कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह रहे हैं। उन्होंने इस कमीशन के बारे में आगे लेके चले थे। बाद में वीपी सिंह सरकार ने कहा कि हम मंडल कमीशन को लागू करेंगे। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को माना और उस पर यह कहा गया कि तमाम सरकारी संस्थाओं में, केंद्र सरकार है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उन तमाम संस्थाओं में 27% जॉब आरक्षण जो दिया जाएगा, ओबीसी कोटे को दिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। आर्टिकल हमने आज 12, 13, 14, 15, 16 बात करी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे
आने वाले तमाम की बात करेंगे, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक क्या कहता है उन सब के बारे में। इसी तरीके से वीडियो को जानने के लिए कनेक्ट रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं यहीं पे अपनी वाणी में विराम करना चाहता हूं। धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।